हमने इसको से देखना है, तो उसके बाद बुक से देखते हैं, ठीक है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री IHC, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखी थी। इम्यूनो किसके लिए है? एंटीबॉडी के लिए। हिस्टो टिश्यू के लिए है। और केमिस्ट्री जो एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हो रहा है उसके लिए है, ठीक है। तो आ टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग सेलुलर और टिश्यू कंस्टिट्यूएंट्स एंटीजन। आप एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं बाय मींस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन को कैसे डिटेक्ट करते हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन होता है उसके जरिए, ठीक है। और next, the site of antibody binding is identified either by direct labeling of the antibody or by use of a secondary labeling method. अब जो एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं वो डायरेक्ट मेथड भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट में हमने देखा था कि अगर आप डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं तो उसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट में अगर आप दो एंटीबॉडीज यूज कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में प्राइमरी और सेकंड स्टेप में सेकेंडरी, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? मैम ओके, नेक्स्ट है एंटीजन। अब एंटीजन क्या है? कोई भी मॉलिक्यूल जो आप में क्या करे, एंटीबॉडी को प्रोडक्शन को इंड्यूस करवाए, ठीक है। एंड एंटीजन इज अ मॉलिक्यूल व्हिच इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी एंड बियर्स वन और मोर एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स। अब जो एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स होती हैं एंटीजन के ऊपर, उन्हें क्या कहते हैं? हमने उस दिन देखा था। ये स्टूडेंट्स आप लोग बताएं। एपिटोप। ये उन्हें एपिटोप्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या होती हैं एपिटोप्स? दीज आर हाईली स्पेसिफिक टोपोग्राफिकल रीजन कंपोज्ड ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स और मोनोसैकेराइड यूनिट्स नोन एज एंटीजेनिक ग्रुप्स भी कहते हैं, और एपिटोप्स तो उनका नाम है ही, ठीक है। कंपोजिशन है वो अमीनो एसिड्स से मिलकर बनी होती हैं या मोनोसैकेराइड यूनिट्स से, ठीक है। ये उनकी कंपोजिशन है। और नेक्स्ट है एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी बिलोंग टू द क्लास ऑफ सीरम प्रोटीन नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन। ये इम्यूनोग्लोबुलिन हैं जो कि आपको पता है हमारे अंदर 5 तरह के हैं, ठीक है। ये नीचे लिखी है ए, इसको आप गेम से याद रखें, ठीक है। गेम्ड IgGAME और D, ठीक है। अब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हमने उस दिन देखा था। यहाँ से रीड कर लेते हैं। एंजाइम सच एज पेपेन और पैक्सिन। अगर आप एंटीबॉडी को क्लीव करें, ठीक है, एंटीबॉडी क्या एक प्रोटीन है तो उसको प्रोटीन एंजाइम से ट्रीट करें लाइक पेपेन और पैक्सिन, तो क्या बनेगा? 2 फ्रेगमेंट बाइंडिंग एंटीजन सैब फ्रेगमेंट्स बनेंगे और उसके अलावा एफसी फ्रेगमेंट बनेगा, ठीक है। सैब फ्रेगमेंट्स हमने देखे थे जिनके ऊपर आके एंटीजन बाइंड करती है, ठीक है। और एफसी फ्रेगमेंट ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को बाइंड करता है, ठीक है। और दे आर फॉर्म्ड इन द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्लाज्मा सेल्स द एंड सेल ऑफ बी लिम्फोसाइट ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर रिकग्निशन ऑफ अ फॉरेन एंटीजन। अब ये इनकी फॉर्मेशन लिखी हुई है एंटीबॉडीज की। अब आप लोग मुझे बताएं इनका आपको आइडिया है या नहीं है। जैसे ये आपके हीमो में एक चैप्टर आता है लिम्फोसाइट्स का, उसमें आप बी सेल्स एंड टी सेल्स पढ़ते हैं, तो उसमें प्रोडक्शन आती है एंटीबॉडीज की। तो क्लियर है या मैं बताऊं इसको? ओके, जो हमारी एंटीबॉडीज हैं वो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स से बनती हैं, ठीक है। एक होता है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स और एक होता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स टी सेल्स की वजह से होता है, ठीक है। और जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है ये बी सेल्स की वजह से होता है। हमारा जो लिंक है वो एंटीबॉडीज के साथ है, तो हम बात भी ह्यूमरल की करेंगे और बी सेल्स की करेंगे, ठीक है। जब कोई भी एंटीजन बॉडी में आती है, फॉरेन पार्टिकल आता है, इम्यूनोजन आता है, ठीक है। इम्यूनोजन, एंटीजन, फॉरेन पार्टिकल, प्रोटीन, ये सारी सेम चीजें हैं। वो आता है बॉडी में तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, वो प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा सेल्स आगे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। वहां पे भी यूज होंगे प्लाज्मा सेल्स। तो अभी यहाँ पे क्लियर कर लें आप कि जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर होता है, एंटीजन और इम्यूनोजन,
तो बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। बी सेल्स क्या बनाते हैं, प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, और प्लाज्मा सेल्स आगे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। वो आगे फाइट करती है उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट, ठीक है, उसको प्रिवेंट करती है हमारी बॉडी को। और आगे इसके टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, जेम्स से याद कर लें। और जो सबसे कॉमन है इम्यूनोग्लोबुलिन आईएचसी में जो यूज होती है वो आईजीडी है, ठीक है। ये एमसीक्यू, आईजीडी इज द मोस्ट कॉमन एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड एंटीबॉडी फॉर आईएचसी। आगे उसमें उसका बताया स्ट्रक्चर्ड आईजीडी मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 2 पेयर्स ऑफ लाइट एंड हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म अ वाई शेप स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर उस दिन देखा था आपने, वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, उसमें 2 हेवी चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं, और 2 इसमें रीजन होते हैं, एक फैब और एक एफसी, ठीक है। फैब मतलब एंटीजन बाइंडिंग रीजन जो होता है, और एफसी मतलब जिससे आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बाइंड करता है, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स बाइंड करते हैं, ठीक है। और वेरिएबल डोमेन ही होती है एंटीबॉडी की, जो उसकी स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करती है, ठीक है। जो होते हैं कांस्टेंट रीजन वो तो सब एंटीबॉडीज के सेम होते हैं, ठीक है। जो डिफरेंस आता है एंटीबॉडीज में वो वेरिएबल रीजन की वजह से आता है, और यहाँ से ही एक एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी बनती है उसकी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए, ठीक है। The variability in amino acid content provides specificity for particular epitope and enables the antibody to bind specifically to the antigen against which it was raised. अब ये स्पेसिफिसिटी किसकी वजह से आती है, वेरिएबल रीजन की वजह से, ठीक है। जो एंटीबॉडी में हमने रीजन देखे थे, लाइट और हैवी चेंज में कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन, उनमें जो स्पेसिफिसिटी आती है एंटीबॉडी की वो वेरिएबल रीजन की वजह से आती है, ठीक है। यहाँ पे अमीनो एसिड डिफरेंट होते हैं सब एंटीबॉडीज में, और इस वजह से हर एंटीबॉडी अपने स्पेसिफिक एंटीजन के साथ जाके बाइंड करती है। एक एंटीबॉडी सब एंटीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकती, ठीक है। इसको कहते हैं स्पेसिफिसिटी, और ये वेरिएबल डोमेन की वजह से, वेरिएबल रीजन की वजह से आती है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे साथ ही कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग है। अब ये किस तरह से है कि जो एंटीबॉडी है वो एक लॉक है, और की जो है उसकी वो एंटीजन है, ठीक है। जैसे आपने एंजाइम में भी पढ़ते हैं लॉक एंड की मॉडल, तो वैसे ही एक जो एंटीबॉडी है वो लॉक के तौर पे काम करती है, और उसका जो की है वो एंटीजन है। और इसके अलावा हमने इंटरेक्शन उस दिन भी देखी थी स्लाइड्स में कि जो बाइंडिंग होती है एंटीजन और एंटीबॉडी की, वो बॉन्डिंग कौन सी होती है, नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अब नॉन कोवलेंट में कौन कौन सी आती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस और वैन डर वाल्स फोर्सेस। जो एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ बाइंड की हैं, ये उनकी बॉन्डिंग के टाइप्स हैं, ठीक है। इन बॉन्ड के थ्रू वो बाइंड करती हैं। नेक्स्ट है एफिनिटी। अब एफिनिटी क्या है, बाइंडिंग स्ट्रेंथ है एक एंटीबॉडी की इसकी एंटीजन के साथ, ठीक है। Affinity is the three-dimensional fit of the antibody to its specific antigen and is a measure of the binding strength between the antigenic epitope and its specific antibody combining site. एंटीबॉडी कंबाइनिंग साइट क्या होती है, पैराटॉप होती है, इसको आप सिंपल कह लें। और जो एंटीजन की है वो एपिटोप है। तो जो एपिटोप और पैराटॉप के दरमियान बाइंडिंग स्ट्रेंथ है उसको कहते हैं एफिनिटी, ठीक है। ये टर्म्स 2-3 है यहाँ पे, और इसको साथ ही क्लियर कर लें। एफिनिटी जो है वो बाइंडिंग स्ट्रेंथ है एक एंटीजन की एक एंटीबॉडी के साथ, एंटीबॉडी की एंटीजन के साथ, ठीक है, बिटवीन द एंटीजन एपिटोप एंड स्पेसिफिक एंटीबॉडी कंबाइनिंग साइट, जो कि क्या होती है, पैराटॉप होती है। ओके, नेक्स्ट एविडिटी। अब एविडिटी क्या है, avidity is the related property referring to the heterogeneity of the antiserum which will contain various antibodies reacting with different epitopes of the antigen molecule. एक एंटीबॉडी की एक एपिटोप के साथ जो बाइंडिंग है वो एफिनिटी कहलाती है, और एक एंटीबॉडी की डिफरेंट एपिटोप्स ऑफ वन एंटीजन जो बाइंडिंग है वो एविडिटी कहलाती है, ठीक है। इसको आसान अल्फाज में ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें। द स्ट्रेंथ बाय विच एंटीबॉडी अटैचेस टू स्पेसिफिक एंटीजन इज एविडिटी, ठीक है। जो एंटीबॉडी बाइंड कर रही है स्पेसिफिक एंटीजन के साथ उसको कहते हैं एविडिटी। और जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है एक एंटीबॉडी की डिफरेंट एपिटोप्स ऑफ एंटीजन के साथ वो कहलाती है उसकी एविडिटी। ये दोनों सेम लिखी हुई है, एफिनिटी की सॉरी वो नीचे है। एफिनिटी की क्या है, सिंगल एपिटोप के जो साथ बाइंडिंग है वो स्ट्रेंथ है एफिनिटी, और जो डिफरेंट एपिटोप्स ऑफ द एंटीजन के साथ बाइंडिंग स्ट्रेंथ है वो है एविडिटी। ये एविडिटी और एफिनिटी क्लियर हुआ है आपको? नो मैम। मैम रिपीट कर दो। ओके, एक एंटीजन है उसके ऊपर जो एपिटोप है, अगर एक एपिटोप के साथ एंटीबॉडी जाके बाइंड कर रही है
तो इस बाइंडिंग स्ट्रेंथ को हम कहते हैं एफिनिटी, जो कि लास्ट पेज पे हमने देखी है, ठीक है। एफिनिटी इज द बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन एपिटोप विद द एंटीबॉडी, ठीक है। और जो एविडिटी है, ये डिफरेंट एपिटोप्स की बाइंडिंग है एक एंटीबॉडी के साथ, ठीक है। मैं वर्ड सेम बोल रही हूँ। यस मैम। मैंने दो बार एफिनिटी बोला है। जी स्टूडेंट्स, दोनों बार एफिनिटी बोला है मैंने। दोनों जब मैंने केस बताए हैं तो मैंने दोनों में बताया कि दोनों एफिनिटी हैं। मैम मिक्स हो गया थोड़ा। मिक्स हो गया मैम। अच्छा, द स्ट्रेंथ बाय विच एंटीबॉडी अटैचेस टू स्पेसिफिक एंटीजन इज एविडिटी। आप कह लें कि जो ओवरऑल बाइंडिंग स्ट्रेंथ है एक एंटीबॉडी की एक एंटीजन के साथ, वो एविडिटी है। और जो एक एपिटोप की एक एंटीबॉडी के साथ बाइंडिंग स्ट्रेंथ है वो एफिनिटी है। इसको आप लिख लें अपने सामने कुछ पेंसिल। मैम ओवरऑल वाली जो बात आपने बताई है ना, वो रिपीट कर दे। जो ओवरऑल मतलब स्ट्रेंथ है किसकी, वो एविडिटी है। ये मैंने पिंक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसको रीड करें आप। एफिनिटी इज द मेजर ऑफ द बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ सिंगल बाइंडिंग साइट। और जो एविडिटी है वो टोटल बाइंडिंग स्ट्रेंथ है, ठीक है। इस लाइन को रीड करें, एक बार खुद रीड करें। कोई बच्चा रीड करे इस लाइन को। मैम कौन सी वाली लाइन? Affinity is the measure of Affinity is the measure of the binding strength at a single binding site. Avidity is the measure of the total binding strength. इसको affinity is the measure of the binding strength of at a single binding site. Avidity is the measure of the strength of total binding site. हाँ जी, measure of the total binding strength. सिंगल एपिटोप की एंटीबॉडी के साथ जो बाइंडिंग है वो क्या कहलाती है? Affinity. वो एफिनिटी कहलाती है। और जो एंटीजन के ऊपर जितनी भी एपिटोप्स हैं, डिफरेंट एपिटोप्स की जो बाइंडिंग है एक एंटीबॉडी के साथ, वो क्या कहलाती है? जी स्टूडेंट, आवाज नहीं आई मैम। मैंने कहा जो मल्टीपल एपिटोप्स, डिफरेंट एपिटोप्स की बाइंडिंग है एक एंटीबॉडी के साथ, वो उसे क्या कहते हैं? एविडिटी। वो एविडिटी है। अब क्लियर है? यस मैम। Okay, next is specificity. This is the characteristic of an antibody to bind selectively to a single epitope on an antigen. अब स्पेसिफिक एंटीजन अपने स्पेसिफिक एंटीबॉडी अपने स्पेसिफिक एंटीजन के साथ जाके बाइंड करे, ये उसी कहलाती है स्पेसिफिसिटी, ठीक है। मतलब वो जिसके लिए एंटीबॉडी रेज हुई है, जिसके अगेंस्ट बनी है, उसी एंटीजन के साथ जाके बाइंड करे, डिफरेंट एंटीजन के साथ जाके बाइंड ना करे, ये उसकी स्पेसिफिसिटी है। और नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। दिस इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एंटीजन व्हिच एन IHC टेक्निक इज एबल टू डिटेक्ट। सेंसिटिविटी वो रिलेटिव अमाउंट है किसी भी एंटीजन की जिसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी टेक्निक की आप सिंपल IHC को अभी एक साइड पर रख के देखें, जिस टेक्निक की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, इसका मतलब है उसमें आप जो एनालाइट को टेस्ट कर रहे हैं उसकी कम से कम कंसंट्रेशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर IHC की सेंसिटिविटी ज्यादा है इस टेक्निक की, तो हम कहेंगे कि ये लेस अमाउंट ऑफ एंटीजन को भी सैंपल में डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है a technique with high sensitivity is able to detect smaller amounts of antigen than a technique with low sensitivity. ये क्लियर है?
जी स्टूडेंट, तो आवाज आ रही है? जी मैम। अच्छा, इंटरनेट इशू था, मैंने चेंज किया इंटरनेट। अच्छा, सेंसिटिविटी क्लियर हुआ है? मैम रिपीट कर दे जरा एक बार। सेंसिटिविटी रिलेटिव अमाउंट ऑफ एंटीजन है जिसको एक आईएचसी टेक्निक डिटेक्ट कर सकती है। अब रिलेटिव इसलिए लिखा है कि अगर एक टेक्निक कम अमाउंट ऑफ एंटीजन को डिटेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है उसकी स्पेसिफिसिटी सेंसिटिविटी ज्यादा है। ठीक है, अब सेंसिटिविटी को आप इस तरह से लें कि हमारे टिश्यू सेक्शंस में सैंपल्स में ये आईएचसी की ओवरऑल सेंसिटिविटी की बात करें पूरी लैब में। ठीक है, हर लैब में हर टेस्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होती है। सेंसिटिविटी वो प्रॉपर्टी है किसी टेस्ट की जिसकी वजह से वो कम से कम अमाउंट को डिटेक्ट कर सकता है आपके सैंपल में। ठीक है, आप अपने सैंपल को एनालाइट कहते हैं। ठीक है, एनालाइट की वो कम से कम अमाउंट जो एक टेक्निक डिटेक्ट कर सकती है उस टेक्निक की वो सेंसिटिविटी कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर एक सैंपल में एंटीजन बहुत कम है, ठीक है, और आईएचसी टेक्निक उसको डिटेक्ट कर रही है तो इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी हाई है। और एक आपने और मेथड यूज किया आईएचसी का ही, लेकिन उसने उस एंटीजन को डिटेक्ट नहीं किया क्योंकि वो बहुत कम थी, इतनी कम थी कि वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाई, तो इसका मतलब है उसकी सेंसिटिविटी क्या है, कम है। ठीक है, मैम यहाँ पे रिलेटिव अमाउंट ऑफ एंटीजन क्या मतलब है? रिलेटिव से रिलेटिव अमाउंट ऑफ एंटीजन का मतलब है कि आप रिलेटिव देख रहे हैं। एक आईएचसी टेक्निक आपने यूज की, उसमें उसने एंटीजन को डिटेक्ट कर लिया जबकि वो एंटीजन बहुत कम मिकदार में थी। ठीक है, और एक आपने दूसरी ही एक मेथड आईएचसी का ही अप्लाई किया अपनी लैब में, उसमें उसने डिटेक्ट नहीं किया। ठीक है, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी क्या है, कम है। तो रिलेटिव टू जो है मेथड और टेक्निक जो बात हो रही है इसलिए रिलेटिव है। ओके मैम। ठीक है, जैसे आपने 9th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा था कि मोशन जो है, ठीक है, हमारी जो हरकत होती है जिस्म की, ये एक रिलेटिव है। ठीक है, जब आप एक बस और एक पर्सन के दरमियान देखते हैं कि कौन मोशन में है तो आप कहते हैं ये रिलेटिव जो है क्वांटिटी है। ठीक है, पर्सन के लिहाज से जो बस है वो मोशन में है। ठीक है, इसके लिए आप रिलेटिव का वर्ड यूज करते थे। अभी क्लियर हुआ है ये? यस सर। मैम ये टर्म्स क्लियर है? एफिनिटी, एविडिटी, स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी। यस मैम। और सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी ये तो आप हर टेस्ट की पढ़ते हैं। जो जितना अच्छा टेस्ट होता है उसकी सेंसिटिविटी और सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे आपने एलाइजा तो नहीं अभी पढ़ा, एलाइजा की निस्बत ज्यादा अच्छा टेस्ट है पीसीआर। क्यों अच्छा है? क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी रिएजेंट। अब आपने जो कल पढ़ा था हमने कि हम प्राइमरी एंटीबॉडीज कहाँ से लेते हैं या एंटीबॉडीज कहाँ से लेते हैं, या तो हम पेशेंट के सीरम में से एक्सट्रैक्ट करते हैं या हम उनको लैब में बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेथड है वो जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं उनका है। दो तरह की उसने एंटीबॉडीज बताई हैं, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल ये है। ठीक है, तो पॉलीक्लोनल क्या है? उनके नाम से जाहिर है, पॉली मीन्स मैनी, क्लोनल मतलब क्लोन। कौन से क्लोन? जो हमने प्लाज्मा सेल्स पढ़े थे। ठीक है, एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडीज जो मल्टीपल क्लोन्स ऑफ प्लाज्मा सेल्स से बने उन्हें कहते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, और मोनोक्लोनल कौन सी होती है? मोनो मीन सिंगल वन और क्लोनल मीन प्लाज्मा सेल क्लोन एंड एंटीबॉडीज आर एंटीबॉडीज। तो वो एंटीबॉडीज जो आप एक क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल से बनाते हैं उन्हें कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, यहाँ से इसको देखें, द न्यूमरस क्लोन्स ऑफ प्लाज्मा सेल्स विल बी एक्टिवेटेड टू प्रोड्यूस द पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, और यहाँ पे हम एक क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल से क्या बनवाते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनवाते हैं। अब पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होंगी? इसमें ज्यादा तरह की एंटीबॉडीज होंगी। पॉलीक्लोनल एंटी सीरम इज देयरफॉर अ मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज टू डिफरेंट एपिटोप्स ऑन द इम्यूनोजन। ठीक है,
तो इसकी स्पेसिफिसिटी क्या होगी? अगर ये पॉलीक्लोनल एंटी सीरम या पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी डिफरेंट एपिटोप्स के साथ जाके बाइंड कर रही है हमारे एंटीजन के ऊपर, तो इसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है या कम है? कम है। कम है। स्पेसिफिसिटी कम है, ठीक है। अभी क्लियर हुआ स्पेसिफिसिटी का? ये इसलिए हमने टर्म्स पढ़ी कि आगे यूज होनी है। तो पॉलीक्लोनल डिफरेंट एपिटोप्स के साथ जाके बाइंड कर जाती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कम स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो मोनोक्लोनल को बनाने का पर्पस ये था कि वो ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं, स्पेसिफिक एपिटोप के साथ जाके बाइंड करती हैं, इसलिए हमने उनको लैब में बनवाया थ्रू हाइब्रिडोमा मेथड, ठीक है। हाइब्रिडोमा मेथड हमने कल पढ़ा था, माइलोमा सेल्स का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब इनकी डेवलपमेंट वही है, हाइब्रिडोमा टेक्निक है जो हमने देखी थी। हाइब्रिडोमा टेक्निक क्या है? आप माइलोमा सेल्स लेते हैं और प्लाज्मा सेल्स लेते हैं, उन दोनों को मिला देंगे और एक हाइब्रिड सेल बनेगा। हाइब्रिड सेल में माइलोमा सेल्स की भी प्रॉपर्टीज होंगी और प्लाज्मा सेल्स की भी। माइलोमा सेल की प्रॉपर्टी क्या है? वो जल्दी डिवाइड करता है, और प्लाज्मा सेल की प्रॉपर्टी क्या है? वो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करता है। जब दोनों को मिला देंगे तो हाइब्रिड सेल ज्यादा मिकदार में आपकी एंटीबॉडीज बनाएगा। उनको आप क्या करेंगे? आर्टिफिशियल मीडिया ग्रोथ, कल्चर मीडिया पे ग्रो कराएंगे और वहां से एंटीबॉडीज को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे इसका लिखा हुआ है, इनको हम यूज करते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक एंटीसी। आपके पास स्पेसिफिसिटी ज्यादा आ जाती है जब आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज करते हैं। आगे इसकी मेथड वही है जो मैंने आपको बता दिया है। The ability of a plasma cell transform B lymphocyte to produce a specific antibody with the in vitro immortality of a neoplastic myeloma cell line, a hybrid with both properties can be produced, ठीक है। आपने एक न्यूप्लास्टिक सेल लिया है जो कि माइलोमा सेल है, और दूसरा आपके क्या है? प्लाज्मा सेल है। इनको कंबाइन कर दिया तो आपके पास एक हाइब्रिड बन गया है। हाइब्रिड में दोनों प्रॉपर्टीज आ गई हैं, माइलोमा सेल की भी और प्लाज्मा सेल की भी। एंटीबॉडीज बनेंगी, उनको सेल कल्चर में ग्रो करवाएंगे और वहां से एंटीबॉडीज को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। यस मैम। मैम मैम जी जी। मैम इनमें से नॉर्मल कौन सी है जो हमारी बॉडी में होती है? हमारी बॉडी में दोनों है। अगर आपके ज्यादा प्लाज्मा सेल के क्लोन्स बना रहे हैं एंटीबॉडीज तो पॉलीक्लोनल होंगी, और अगर एक प्लाज्मा सेल का क्लोन बना रहा है तो वो मोनोक्लोनल होंगी। ओके मैम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन के अगेंस्ट डिफरेंट तरह के क्लोन्स बनते हैं और एंटीबॉडीज बनती हैं फिर उन क्लोन से। तो पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल दोनों होती हैं। और नेक्स्ट है लेबल्स। हमने पहले देखे हैं एंटीबॉडीज। हम ये सारे रिएजेंट्स पढ़ रहे हैं जो आईएचसी में यूज होते हैं। पहले यूज हो रही थी एंटीबॉडीज, उनकी प्रोडक्शन पढ़ ली। अब नेक्स्ट है लेबल्स, जो आप अपनी एंटीबॉडीज को लेबल करते हैं, उन्हें कहते हैं लेबल्स। अब ये डिफरेंट हमने उस दिन देखे थे, एंजाइम्स होते हैं, फ्लोरोफोर्स होते हैं, इसके अलावा रेडियो लेबल्स भी होते हैं, ठीक है। 3 हेडिंग्स हैं, एंजाइम लेबल्स, फ्लोरोफोर्स और रेडियो लेबल्स, ठीक है। अब एंजाइम लेबल्स में क्या आ जाते हैं? जो आपके एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड लेबल्स इन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एंड इंक्यूबेशन विद अ क्रोमोजन यूजिंग अ स्टैंडर्ड हिस्टोकेमिकल मेथड प्रोड्यूसेस अ स्टेबल कलर रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। क्योंकि मैंने फिगर में दिखाया था कि एंजाइम के बाद आपको एक एडिशनल स्टेप ऐड करना पड़ता है, सबस्ट्रेट ऐड करनी पड़ती है। सबस्ट्रेट को फिर एंजाइम कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में, और उस प्रोडक्ट की फिर आप क्या करते हैं? क्वांटिफिकेशन करते हैं। तो कैसे करते हैं? क्योंकि जो एंड प्रोडक्ट बनती है वो एक स्टेबल कलर प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। और इस कलर को आप क्या करते हैं? यूज करते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी में। In addition, the variety of enzymes and chromosomes available allow the use of a choice for color for the reaction. In addition, the variety of enzymes and chromosomes available allow the user a choice of color for the reaction and product. आपके पास डिफरेंट एंजाइम्स अवेलेबल हैं और उनको आप यूज करते हैं अपने जो आपका यूज है उसकी बेस पे, ठीक है। अब एंजाइम्स कौन कौन से हैं? HRP है और ALP है। HRP है होस्ट रैडिश पेरोक्सिडेज और ALP है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। दोनों को देख लेते हैं। होस्ट रैडिश पेरोक्सिडेज, HRP is the most widely used enzyme and in combination with the most favored chromosomes 3,3 alpha diaminobenzidine tetrahydrochloride DAB, it yields a crisp insoluble stable dark brown reaction and product. एंजाइम है होस्ट रैडिश पेरोक्सिडेज HRP, और जो उसका लेबल है वो है DAB। DAB की पूरी एब्रीविएशन लिखी हुई है डायमाइनोबेंजीडीन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड, ठीक है।
और जब ये एंजाइम के ऊपर आप लेबल लगाते हैं और जो प्रोडक्ट बनती है उसका कलर है ब्राउन, ठीक है। जब वो Different नहीं enzyme- आ रही है। जी जी जी। अभी थोड़ी देर पहले आपकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, सबको नहीं आई? आ रही थी मैम। अच्छा, अभी मैंने दूसरा मोबाइल डाटा कनेक्ट किया हुआ है, इसमें तो नहीं इशू होगा। आप अपना देखें जिसका भी इशू है, ठीक है। एंजाइम है HRP। आपको एंजाइम का नाम आना चाहिए, उसका क्रोमोजन जिसने कलर प्रोड्यूस करना है वो आना चाहिए, जो कि है HRP का डैब, ठीक है। पूरी एब्रीवेशन के साथ भी आपको आना चाहिए। और जो कलर बनेगा वो है डार्क ब्राउन प्रोडक्ट, ठीक है। डिफरेंट एंजाइम्स के डिफरेंट कलर आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और वैसे भी आपको आने चाहिए, ठीक है। अब आप होस्ट एडिशन ऑक्सीडेज को क्यों यूज करते हैं फॉर लेबलिंग द एंटीबॉडी? क्योंकि इसका स्मॉल साइज है जो कि हिंड्रेस प्रोड्यूस नहीं करता आपकी एंटीबॉडी की एंटीजन के साथ बाइंडिंग को। इसके अलावा एंजाइम जो है इजीली ऑब्टेनेबल है और स्टेबल एंजाइम है, remains unchanged during manufacturing, storage and application. Any endogenous activity is easily quenched. अब endogenous activity क्या है? Endo means inside. आपके जो बॉडी के अंदर एक्टिविटी है उसको आप इनहिबिट कर सकते हैं। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि आपका जो परऑक्सीडेज एंजाइम है ये सिर्फ आप बाहर से नहीं यूज करते। बाहर से मतलब आप अपने टेस्ट में यूज नहीं कर रहे, ये परऑक्सीडेज आपकी बॉडी में ऑलरेडी भी प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है ये एंजाइम? यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये है इसके बिल्कुल सामने। Endogenous peroxidase activity is present in a number of sites, particularly neutrophil polymorphs and other myeloid cells. Peroxidase जो एंजाइम है ये हमारे नॉर्मली बॉडी में प्रेजेंट है, व्हाइट ब्लड सेल्स में और आरबीसीज में भी होता है, ठीक है। अगर आप इसको बाहर से यूज कर रहे हैं तो एक तो इसकी स्टेनिंग आएगी आपके स्लाइड पे, और दूसरा जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसकी भी स्टेनिंग आएगी। तो जो ये फोर्थ पॉइंट है इसको आप क्वेंच कर देते हैं। जो आपकी एंडोजेनस एक्टिविटी है, जो आपका नेचुरली अकरिंग बॉडी में एंजाइम प्रेजेंट है, उसको इनहिबिट कर देते हैं। उसको कैसे इनहिबिट कर देते हैं? आप हाइड्रोजन परऑक्साइड मेथनॉल मेथड यूज करते हैं, उसके जरिए ये जो आपका बॉडी में परऑक्सीडेज है वो इनहिबिट हो जाता है, और जो आप स्टेनिंग में यूज कर रहे हैं एंजाइम सिर्फ उसकी स्टेनिंग आती है। ये क्लियर है? मैम रिपीट कर दें। अच्छा, IHC क्या है? एक स्टेनिंग मेथड है, ठीक है। आप अपनी स्लाइड्स को, सेक्शंस को स्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लेबलिंग एंटीबॉडीज, ठीक है। अगर तो आपकी वही लेबलिंग एंटीबॉडी जाके स्टेनिंग कर रही है तो आपके पास ट्रू रिजल्ट आएंगे, ठीक है। अगर आपने परऑक्सीडेज यूज किया है तो उसकी स्टेनिंग आएगी तो आपके पास रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपके बॉडी में सेक्शन, जो आप स्लाइड के ऊपर सेक्शन है उसमें पहले ही परऑक्सीडेज प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है जो आपने टेस्ट किया है वो तो फॉल्स रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो जो बॉडी में परऑक्सीडेज है उसको इनहिबिट कर देते हैं। उसको कैसे इनहिबिट कर देते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड मेथनॉल यूज करते हैं, उसकी वजह से जो बॉडी में परऑक्सीडेज है वो ब्लॉक हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, क्वेंच हो जाता है, ठीक है। और जो सिर्फ बाहर से स्टेनिंग में यूज कर रहे हैं एंजाइम, उसकी रिजल्ट आते हैं, उसकी स्टेनिंग आती है। जी स्टूडेंट्स, तो अभी मैम जो हम बाहर से यूज कर रहे हैं उसको नहीं ये इनहिबिट करता? नहीं, उसको तो हम यूज कर रहे हैं ना टेस्ट में फॉर स्टेनिंग। अगर वो इनहिबिट हो जाएगा तो स्टेनिंग कैसे आएगी? नहीं, उसको नहीं करता इनहिबिट। ये क्लियर है पॉइंट? यस मैम। ओके, ये तो फर्स्ट एंजाइम है जो हम यूज करते हैं फॉर लेबलिंग एंटीबॉडी। इसके अलावा कौन से एग्जांपल्स हैं? आपको आनी चाहिए एग्जांपल, ठीक है। 3 अमाइनो 9 इथाइल कार्बाजोल, इसका रेड कलर आता है। आगे और भी हैं, ठीक है। 4 क्लोरो 1 नेफ्थोल, इसका भी ब्लू आता है। हेंकर येट्स रिएजेंट है, इसका भी डार्क ब्लू प्रोडक्ट आती है। अल्फा नेफ्थोल पायरोनिन है, इसका रेड पर्पल कलर आता है, ठीक है।
नेक्स्ट है वेक्टर लेबोरेटरीज। ये कंपनीज हैं जो कि बनाती हैं एंटीबॉडीज को और क्रोमोजेंस को, ठीक है। जो उन्होंने बनाए हैं उनके नाम है वेक्टर रेड, वेक्टर ब्लू, वेक्टर वीआईपी और बीसीआईपी और एनबीटी। इनके आपको नाम आने चाहिए सिर्फ। और एंडोजनस फॉस्फोलिपिड एक्टिविटी का मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी बॉडी में भी ये एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो आप लैब में यूज कर रहे हैं। जो बॉडी में प्रेजेंट है उनकी एक्टिविटी को आप इनहिबिट कर देते हैं थ्रू डिफरेंट रिएजेंट्स, तो सिर्फ उनका रिजल्ट और स्टेनिंग आती है जो आप यूज कर रहे हैं लैब में। सेकेंड जो एंजाइम है वो आप यूज करते हैं लैब में फॉर स्टेनिंग, वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, ठीक है, एएलपी। और एएलपी आपके लिवर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। इसको भी आप इनहिबिट कर देते हैं। जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे, और जो स्टेनिंग में यूज कर रहे हैं वो स्टेनिंग देगा आपके सेल को सेक्शन को। उसको आप क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी में देखेंगे, ठीक है। और इसको आप कैसे इनहिबिट करते हैं, इसके लिए आप 20% ग्लेशियल लैक्टिक एसिड यूज करते हैं, वो एएलपी को इनहिबिट कर देता है, ठीक है।